हेलो एवरीवन, स्वागत है संकल्प विद्यापीठ में। और आज जो मैं लेके आया हूँ, जैसा कि नियरेस्ट में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस करी और नियरेस्ट के जो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन को हमारे देखा, शेयर करा एक दूसरे के साथ। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप लोग 11 और 12 का जो ऑनलाइन है ट्यूशन जैसा, क्योंकि एनी1 से बच्चे 11 में चले गए, 12 में चले गए, तो 11 और 12 के जो ट्यूशन जैसे बैच एक स्टार्ट करिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स का सिंपल वे में पढ़ेंगे। और आप अभी जो आज का टॉपिक है, आज हम क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है और 11 में अभी भी एडमिशन चल रहा है। तो पहले हम लोग क्लास 12 के सिलेबस को पूरा करेंगे ट्यूशन वाइज। तो इसमें जो बच्चे देख रहे हैं, आप ऐसा समझिए आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं। जो मैं लिखवाऊंगा उसको अपना एक कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स बनाइए। इसमें पूरा एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी में आपके टॉपिक्स, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर कॉपी बनाइएगा। जस्ट वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके नहीं होगा, आप अपना एक नोट पैड बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। जहां डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और कुछ पार्ट्स में होगा, एक साथ पूरा चैप्टर नहीं होगा। तो क्लास 12 के फिजिक्स में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसको समझना है। पहली बात तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा परेशानी होती है बच्चे लोगों को, तो इसलिए आराम से समझेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझो कि फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्टडी किसकी करनी है। तो सबसे ज्यादा स्टडी इसमें होगी इलेक्ट्रॉन की, जो फर्स्ट पार्ट है। फिजिक्स के क्लास 12 में दो बुक है, एक बुक 1 और एक बुक 2। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। जस्ट अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे जस्ट एक एग्जांपल दूं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो देखो चैप्टर 1, अगर फिजिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे, चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे, चैप्टर 1 में उसमें भी इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसी कंडीशन में होना है, रेस्ट कंडीशन में। और इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसके बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर 1 में कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या उसकी क्वालिटी होगी, कैसी फोर्स जनरेट होगी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को स्टोर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करना सीखेंगे। ठीक है, इसकी सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी इलेक्ट्रॉन की। और चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को स्टोर कैसे करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को स्टोर करते समय क्या क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर 3, ये बड़े चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के। ऐसे ही चैप्टर 3 की मैं अगर बात करूं, चैप्टर 3 की, तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात। इसकी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात, कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा तो क्या होगा। तो जैसे हम जानते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन मोशन होगा, मोशन से क्या पैदा होगा, करंट। वो करंट की कहानी पूरे चैप्टर 3 में पढ़ी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो सारे चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे चैप्टर 1 हो गया, वो चैप्टर 1 और 2 मिला के आपका अप्रोक्स 13 to 14 मार्क्स का है। ऐसे ही चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, देखो चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, मोशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, मोशन में आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है तो वहां हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन में के मोशन में आने की वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म। तो ये 4 जो चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चारों आपके मिला के अप्रोक्स, अगर मैं आपको बोलूं चारों मिला के, तो अप्रोक्स 27 to 28 मार्क्स का आपका हो जाता है। अब सोचो, किसी बच्चे को पास होने के लिए 23 मार्क्स ही चाहिए। अगर ये 4 चैप्टर को भी हम अच्छे से पढ़ ले तो आराम से पास होया जा सकता है फिजिक्स में। बहुत सारे आज अभी जैसा आपका एग्जाम देखा, कंपार्टमेंट आपका रिजल्ट आया, तो बहुत सारे देखे हम लोग, स्पेशली हम लोग अरुणाचल में देखे, अरुणाचल और असम में देखा हमने, बहुत सारे बच्चों के कंपार्टमेंट आए फिजिक्स और केमिस्ट्री में।
तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई हम जब रटेंगे फिजिक्स को तो दिक्कत होगी आपको। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या है कि बच्चा लोग क्या समझता है कि जो सर लोगों ने पढ़ा दिया वैसा क्या वैसा मेरे कॉपी में एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि फिजिक्स एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। एक टॉपिक पढ़ते हैं उसके हजारों एप्लीकेशन है, तो आपको 1000 एप्लीकेशन नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, आप उस टॉपिक को पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके अकॉर्डिंग किस एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। और वो आप कैसे सीखेंगे कि जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस हिसाब से आप समझते जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको स्टार्ट करने से पहले ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका माइंड क्लियर है कि पढ़ना कैसे हम लोग को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, देखो, एंड फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर आप लोगों को चाहिए होगा नोट भी करते चलिए और इसको मैं भेज भी दूंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या है, देखो समझो। देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे आपको, सबसे पहले वर्ड जो आ रहा है, पहला वर्ड ही वो क्या आ रहा है? चार्ज। हमको क्या समझना है? चार्ज को समझना है। तो चार्ज क्या है? देखो देखो इसको साइड में कहीं डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ज से। अच्छा, चार्ज होने से भी पहले एक बात मैं अगर बताऊं कि कोई भी चीज, चार्ज पढ़ने से पहले एक बात समझते चलो, कोई भी चीज किससे बनी होती है? हम बोलते हैं एटम से बनी। किससे बनी है? एटम से, ठीक है ना। एटम क्या होता है भाई? एटम ऐसा होता है, एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ये सब हम जानते हैं। अब ये एटम किससे बना है? तो अगर इसको कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? किससे बना है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। किससे बना है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। क्या क्या पार्टिकल हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा क्या है आपका? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये भाई दुनिया में कोई भी चीज बनी है किससे बनी है? एटम से। और एटम किससे बना है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से। क्या है पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अच्छा, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव, और चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी पड़ेंगी, ठीक है ना भाई। अच्छी फिजिक्स पढ़नी है तो आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी पड़ेगी, ये सब पता है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे होता है? ऑर्बिट में। कहां पे होता है आपका? ऑर्बिट के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कहानी बताता हूँ। एंट्रेंस वगैरह में पूछता है, एनी 1 में भी पूछता है यहाँ से, एनी 2 में भी पूछता है, नीट वगैरह में भी आता है। यहाँ से क्या आता है? देखो, कभी भी किसी एटम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसको हम बाहर नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? कभी भी किसी एटम से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर से हम प्रोटॉन को बाहर नहीं ले जा सकते या न्यूट्रॉन को बाहर नहीं ले जा सकते। क्यों? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि हमारे फिजिक्स ने हमको बताया है कि हमारी इस नेचर में 4 नेचुरल फोर्सेस काम करती हैं। आपको याद होना चाहिए बेसिक है फिजिक्स का क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपको जो सबको याद रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे एक जो फोर्स बोलता है नेचुरल फोर्स, ये देखो इसको भी लिख सकते हो तुम लोग। एक नेचुरल फोर्स होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखना। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका काम ही क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखना। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें एक ही प्रोटॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम है तो अलग बात है, बड़े एटम होंगे तो उसमें ज्यादा प्रोटॉन होंगे, और जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे जितना तो हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो प्रोटॉन रिपेल करके जाना चाहेंगे, न्यूक्लियस से बाहर निकलना चाहेंगे, फिर भी नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम है। और उस फोर्स का काम क्या है? इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखना, पकड़ करके रखना। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए ये पूरी फिजिक्स में जो कहानी है वो किससे स्टार्ट होती है? इलेक्ट्रॉन से। क्यों?
क्योंकि किसी भी एटम से हम किसको निकाल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स जरूर बनाना है आपको ताकि आपको समझ में आता रहे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप यही डालिए, एटम क्या होता है, ये सारी कहानी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। देखो आगे अब बात आती है यहाँ पे कि भाई कोई भी एटम के पास बेसिक पार्टिकल होते हैं और वो बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनके पास खुद का चार्ज होता है। तो अगर हमको चार्ज को समझना है, फर्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, चार्ज। अगर हमको चार्ज को समझना है, किसको समझना है, चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज क्या है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखो। चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी। सिंपल है भाई, खुद के पास ही रहता है, ये क्या है, इनबिल्ड प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या होती है, कूलाम। क्योंकि कूलाम ने खोजा था तो उन्होंने अपने नाम पर कूलाम रख दिया, और रिप्रेजेंटेशन सी से करते हैं। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो ये सब हमको पता होना है। इट इज ए, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, चार्ज समझ में आया। चार्ज क्या है, इनबिल्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनबिल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज। ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और क्योंकि चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, नोट करिए। चलिए अब देखिए क्या इसमें कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमको नॉलेज के लिए जानना है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता पर नॉलेज के लिए जानना है। सबसे पहले चार्ज को किसने देखा, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा, विलियम गिलबर्ट ने ऑब्जर्व करा। फर्स्ट ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई चार्ज जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। बट ये प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सप्लेन किन्होंने करा, तो उसका प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट दिया वो इन्होंने दिया। अगर जीके वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज को किसने क्लियरली डिफाइन करा, तो उनका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इनका एक एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू उन्होंने बताया कि चार्ज की भाई दो प्रॉपर्टी होती है। जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो दो टाइप्स का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। कैसे होता है वो मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको पता होने पड़ेंगे। क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक होता है चार्ज, कितने टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज की, तो टाइप्स ऑफ चार्ज में दो टाइप्स के चार्ज हैं। कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के चार्ज हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लोग ये जो बेसिक है, बेसिक ही कमजोर जब हो जाता है तो यहां से ही कंफ्यूजन होता है। अब हम बोलते हैं कि भाई कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, दो टाइप्स के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो क्या दिमाग में आता है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसका मतलब प्रोटॉन, और ये जो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गलती होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 12 की फिजिक्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो काम है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। अब कैसे होता है समझो, देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मान लो कोई बॉडी है, जनरली कोई भी बॉडी होती है इस नेचर में तो न्यूट्रल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी किसको बोलते हैं, मान लो एक बॉडी ए हो गई, एक बॉडी क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, चलो यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं, इसको नोट कर लो, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। देखो एग्जाम्पल क्या है भाई, जनरली कोई भी बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, इसको बॉडी ए बोल दिया मैंने, और एक और बॉडी ले लिया, इसको बोल दिया मैंने बॉडी बी। ये भी न्यूट्रल बॉडी है, इसको बोल दिया बॉडी बी। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, सिंपल भाई, किसी बॉडी के पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं अगर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल बॉडी। और जनरली नेचर में जितनी बॉडी पाई जाती है सारी बॉडीज क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। ठीक है, तो देखो मान लो इसके पास 4 प्रोटॉन है, जस्ट एग्जांपल के लिए, और 4 ही इलेक्ट्रॉन है।
तो हमको पता है जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और दोनों नेट चार्ज मिलके कितना हो जाएगा, जीरो। टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, तो बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल बॉडी। ऐसे ही मैंने मान लिया इस पर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी मेरी क्या हो गई, न्यूट्रल बॉडी। अब किसी भी तरीके से मैंने क्या करा, ये ए बॉडी से कुछ चार्ज को मैंने बी बॉडी को ट्रांसफर कर दिए। अब किसको ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा नहीं, कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है उसका भी रीजन है, आप केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में समझोगे। रीजन क्या है कि भाई एटम जो इलेक्ट्रॉन है कहां होते हैं, ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स में एनर्जी कम होती है, जितनी एनर्जी ऑर्बिट्स में चाहिए उतना अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, इलेक्ट्रॉन हमेशा रेडी रहता है कि एटम से बाहर निकल जाने के लिए। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखो किसी भी तरीके से, मैंने अभी हमको समझना है कि चार्ज क्या होता है। किसी भी तरीके से जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मैंने मान लो किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, सपोज दैट 1 2 कुछ भी हो सकता है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे जब मैंने ट्रांसफर करा तो हुआ क्या, हुआ ये कि देखो ये जो फर्स्ट बॉडी है, बॉडी ए, इस पे प्रोटॉन तो वही रह गया, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3। और जो बी बॉडी का हाल है वो कैसा हो गया, वो ऐसा हो गया कि प्रोटॉन तो अभी भी वही 6 रहे, क्योंकि प्रोटॉन में कुछ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब देखो, अब इस ए बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और प्रोटॉन तो पहले जितना था उतना ही है, बट जब नेट चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे किसका चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव का ज्यादा है। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और क्योंकि इस पर प्रोटॉन बढ़ा कम नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एक आ गया, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो आज के बाद हमको समझना है, देखो यही समझाया उन्होंने कि चार्ज 2 टाइप का होता है, कोई एक बॉडी पॉजिटिव हो सकती है, कोई एक बॉडी नेगेटिव हो सकती है। अब पॉजिटिव बॉडी का मतलब क्या बोलोगे किसी को, पॉजिटिव बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, ये बोलेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। और जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस है वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। यहाँ पे प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है, प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि गया वहां से इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गया वहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर है सबको। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। आज की बात समझ लेना, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, चलिए दूसरा नोट कर लीजिए इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट्स बनाते रहिए इसका, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, अब इसको मैं हटा देता हूं, हाँ इसको मैं हटा देता हूं। चलो देखो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब क्या है, देखो लाइक चार्ज, देखो कहीं पे भी 2 सिमिलर चार्ज अगर रखे हुए हैं, मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज पास रखे हुए हैं या 2 नेगेटिव चार्ज पास रखे हुए हैं, ठीक है, सिमिलर चार्ज होने चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ज क्या कहलाते हैं, लाइक चार्ज कहलाते हैं। 2 सिमिलर चार्ज अगर कहीं पे रखे हैं तो क्या कहलाएंगे, लाइक चार्ज। और सेम चीजें हमेशा क्या करती हैं, रिपेल। तो दे ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज में क्या है भाई, एक अपोजिट चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर पास में रखा है तो ये कैसे कहलाएंगे, अनलाइक चार्ज। और अपोजिट चीजें हमेशा क्या करती हैं, अट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे, दे ऑलवेज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। देखो राइटिंग ऐसी है, मैं बोल रहा हूं इसलिए उसको लिखते जाना, ठीक है। लाइक चार्ज क्या कहलाता है, जो सिमिलर चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव एक साथ रखे हों, क्योंकि दोनों सेम है, सेम होने से उनको क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर अनलाइक चार्ज आता है, बोल देता है, तो अनलाइक चार्ज का मतलब समझना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लाइक चार्ज। और वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है,
चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। यहाँ पे ये चीज इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है आज, ठीक है। चलो देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है समझना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको देखो, ये देखो बेसिक है, ये आपको पता होना है। चार्ज इज एडिटिव। इसका मतलब क्या है, सिंपल देखो, क्या लिखोगे, टॉपिक डाल लो, क्या लिखोगे, चार्ज कैन बी एडेड like a इंटीजर। कोई बॉडी पे अगर बहुत सारे चार्ज है और हमको क्या करना है, टोटल चार्ज बताना होता है। क्या बताना होता है, टोटल चार्ज। तो हम क्या करते हैं, जितने भी बॉडी पे चार्ज है सारे चार्ज को क्या कर देते हैं, ऐड। और बॉडी पे हमेशा कौन सा चार्ज बताया जाता है, नेट चार्ज बताया जाता है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो किसी बॉडी है मान लो, इस पर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो -2 कूलम, +4 कूलम, +6 कूलम, -1 कूलम, बहुत सारे चार्ज है। तो हमको इस बॉडी पे टोटल चार्ज बताना है। तो हमेशा कौन सा चार्ज बताते हैं हम लोग, टोटल चार्ज। कौन सा चार्ज बताते हैं, टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज या फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, क्यू नेट, नेट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज जब हम बताएंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, जितने भी चार्ज हैं सबको ऐड कर दो। तो क्या है, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, -2 +4 +6 और -1, तो कितना आ जाएगा, देखो क्यू नेट कितना आ गया, -2 -1 -3 4 +6 कितना 10, क्यू नेट, नेट चार्ज मुझे कितना मिल गया, +7 कूलम। तो ओवरऑल बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कैसा डेवलप हुआ, पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, चार्ज इज एडिटिव। अगर बॉडी पे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो सारे चार्ज को प्लस कर दो। अब हो सकता है कुछ चार्ज पॉजिटिव होंगे, कुछ चार्ज कैसे होंगे, नेगेटिव। इसीलिए बोला चार्ज कैन बी एडेड लाइक ए इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है सबको। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट्स बनाते रहिए भाई, एक एक टॉपिक का एक एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा क्लास 12 का आपका एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, चार्ज इज कंजर्व। इसको समझना है, देखो चार्ज इज कंजर्व। देखो वर्ड, ये जो वर्ड है ना, चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व वर्ड बहुत बार आपने सुना होगा, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो कंजर्व वर्ड है इसको समझो। कंजर्व वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी जैसे हम मान लो मैंने 2 रोटी खाई, मैं 2 रोटी खा रहा हूं तो अपनी बॉडी को क्या दे रहा हूं, एनर्जी। और वो एनर्जी जाके खत्म नहीं हो गई मेरी बॉडी में, उस एनर्जी को मिलने के बाद मैं उस एनर्जी का क्या यूज करूंगा, मैं उस एनर्जी से कुछ काम करूंगा। तो सिंपल सी बात यही बोलता है कि अगर किसी बॉडी को एनर्जी दी तो गई एनर्जी, बट वो एनर्जी फिर किसी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे एक फैन का एग्जांपल लो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और फैन चलने के बाद हमको हवा देता है तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, मैकेनिकल में। जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट्स होता है, वहां पे डैम बना के हम लोग पानी गिराते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह अगर पढ़ोगे तो आप समझोगे ये सब चीज। हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, डैम बना दिया जाता है, अपने अरुणाचल में भी बहुत सारे हैं, डैम बना दिया, वहां पे आपको क्या लगाता है, टरबाइन लगाया जाता है, टरबाइन पे डैम बना के पानी गिराया जाता है। पानी गिरने से क्या होगा, फैन रोटेट होता है, तो पानी जो गिर रहा है वो कौन सी एनर्जी दे रहा है हमको, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं, और वो मैकेनिकल एनर्जी रोटेट होके हमको क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके देती है। तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती है। सेम वही कहानी यही बोल रहा है कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या है, कांस्टेंट है भाई। एक बात समझ लो, क्या है, कांस्टेंट। मतलब वही चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही कहानी है। चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या, चार्ज जब हम ट्रांसफर करेंगे तो किसी एक बॉडी से जाएगा और वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो कहां चला जाएगा, दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही बात बोलता है, चाहो तो लिख लो, चार्ज कैन बी ट्रांसफर from one body to another body
another body, it can never destroy. बस समझना है हमको, ठीक है भाई, इट कैन नेवर डिस्ट्रॉय, भाई खत्म नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो मान लो, चलो एग्जाम्पल से पहले भी समझाया, जैसे यहाँ पे देखो, पहले मान लो, देखो ये है, ठीक है, देखो मान लो कोई बॉडी थी ए और ये बॉडी है कोई बी, ठीक है, एक बॉडी है बी, ठीक है। मान लो पहले इस पे चार्ज है +2 कूलम और इस पे चार्ज है मान लो +4 कूलम, ठीक है, चार्ज बॉडी पे क्या है, चार्ज है, ठीक है, दोनों पे मान लो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ नहीं कर रहे तो अगर नेट चार्ज देखें हम लोग, नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज तो कितना है, +2 +4 कितना हो जाएगा, +6 कूलम, भाई दोनों बॉडी का मिला के चार्ज कितना है, 6 कूलम। मैंने क्या करा, किसी तरीके से कुछ चार्ज को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, मान लो मैंने 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया तो हुआ क्या, ट्रांसफर के बाद भाई ए बॉडी पे कितना चार्ज रह गया, ए बॉडी पे 2 कूलम था, 1 कूलम चला गया तो 1 कूलम रह गया। बी बॉडी पे कितना चार्ज हो गया, तो बी बॉडी पे, ए बॉडी पे 1 कूलम रह गया, बी बॉडी पे कितना हो गया, 4 था, एक आ गया तो कितना हो गया, 5 कूलम हो गया। अब भी देखो, अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रह गई, इस पे 2 था, इस पे 4 था, बट इस पे जब ट्रांसफर कर दिया तो यहां से 2 से 1 चला गया तो इसके पास क्या बचा, 1 कूलम, इसके पास क्या हो गया, 5 कूलम। बट अगर हम अभी भी नेट चार्ज निकाले दोनों बॉडी का मिला के, जो पहले हम देख रहे थे, तो 1 + 5 अभी भी कितना हो गया, 6 कूलम। तो वही है, भले ही यहाँ पे ए के पास चार्ज कम हो गया बट वो चार्ज गायब नहीं हो गया, वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, बी बॉडी को। तो वही बोलना चाहता है, चार्ज जब एक बॉडी से जाता है तो किसी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है सबको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखो, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमको समझना है, देखो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, समझो। देखो, ये चार्ज की असली डेफिनेशन है, असली में देखा जाए तो ये चार्ज की डेफिनेशन है। देखो, अगर हम बोलें कि चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है जैसे मैंने शुरू से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है तो हमको समझना है बेसिक। चार्ज बोल रहे हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, चार्ज का मतलब क्या है, यहां से और क्लियर हो जाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज होगा कितना। तो चार्ज होगा कितना कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही क्या होगा, चार्ज होगा। जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर उतना ही क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। और किस बात पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो यही बोलता है कि क्या बोलता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड में चार्ज इज, इसका डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसका मल्टीपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल है, ठीक है। और यहां से एक फॉर्मूला बनता है, Q इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Ne। Q किसके इक्वल होता है, Ne। चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे। और n क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो कि पहले n लिख लो, n क्या है भाई यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज स्केलर है तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले सकता हूं। माइनस प्लस से लेना देना नहीं है क्योंकि चार्ज क्या है, हमारा स्केलर है, ठीक है। बात समझ गए? तो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना ही चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्लियर है सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखो, इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है, उसको भी देखो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको फिजिक्स समझना है, क्योंकि फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड है, तो मैं अगर 2 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल किसी टॉपिक से कराऊंगा तो आपका
आपका ड्यूटी है कि आप घर जाके प्रैक्टिस में कम से कम दोबारा से 4 नए न्यूमेरिकल करिए, और वो भी प्रीवियस ईयर के, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे देखो क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बोलो पॉजिटिव चार्ज बोलो, यहाँ पे फर्क नहीं होता क्योंकि स्केलर है, इसीलिए देखो क्या बोला है, नेगेटिव इसलिए बोला है ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछ रहा है, आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, और चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो हमको पता है देखो क्या, कि चार्ज जो होता है क्या होता है, Ne। चार्ज क्या है भाई, Ne। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो N इक्वल टू क्या, Q/E हो गया। ठीक है, N की वैल्यू रखो Q, चार्ज कितना बोला है, 1 कूलम, नेगेटिव बोला है, चाहो तो आप नेगेटिव रख सकते थे, चलो मैं करके दिखा देता हूं, नेगेटिव 1 कूलम बोला है। ठीक है, तो जानबूझ के बोला है ताकि आंसर पॉजिटिव में आए। इलेक्ट्रॉन्स पे वैल्यू अब नेगेटिव में रखना पड़ेगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालते तो नेगेटिव में नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो क्या हो गया, कूलम, ये भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करना आना पड़ेगा आपको, मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स में 19 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके 10⁻+19, नीचे क्या बच जाएगा 1.6। अब देखो 10⁻+19 का मतलब 10 19 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक 10 उधार ले लूं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻18, और नीचे कितना 1.6। अब बात समझे ना भाई, 10⁻19, 19 का मतलब 10 19 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक 10 उधार ले लो, 10⁻18 लिख दो। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स में काटना था, तो अगर पॉइंट्स हटाऊंगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा ऊपर, भाई नीचे से एक पॉइंट हटाया तो एक 0 बढ़ गया, नीचे कितना आ गया 16, काटा पीटी कर दो, 2 से काट दो सिंपल, तो कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे कितना 8, फिर 2 से काटोगे तो कितना 25, नीचे कितना 4, तो कितना आ गया देखो 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻18, 10⁻18। ठीक है, n 4 का टेबल इजी है, 4 6 जा कितना 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो गया भाई 8। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके, देखो ये आंसर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या डेवलप करते हैं, 1 कूलम चार्ज डेवलप करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार 1 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और बेसिक से लेके चलूंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और इसके जितने भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे एनी1 वाले वीडियोज में हम लोग को सपोर्ट करा, ऐसे ही क्लास 12 की वीडियोज में को भी आप ऐसे बच्चों को जरूर भेजिए जो दूर हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ सकते, ट्यूशन नहीं ले सकते, उन बच्चों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है बार बार फिजिक्स में कि कंपार्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उस लेवल तक पहुंच सकें कि हमारा फिजिक्स में मार्क्स अच्छा आ जाए। पहले फिजिक्स का क्लास 12 पहले अच्छा करेंगे, तब जाके हम बात करेंगे नीट की, जेई की, वो तो बात की बात है। पहले आपको बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, तब तो जाके आप क्लास 12 के बाद नीट हो गया, जेई हो गया, अब करने को बहुत सारे देखते हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, आप 1 साल ड्रॉप ले लो, 2 साल ड्रॉप ले लो, बट वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि वहां पे जाने के बाद उस सिचुएशन में आप स्लो नहीं पढ़ सकते, आपको फास्ट पढ़ना पड़ेगा, सबको compete करना पड़ेगा, पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कंपटीशन आपका। तो उस सिचुएशन में आप बेसिक अगर नहीं आके आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं एक दूसरे के साथ शेयर करिए, और ऐसे बच्चों के साथ भी भेजिए जो नहीं आ सकते, ट्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लास चाहिए किसी को, तो मेरा जो बैच है ये आपका ईटानगर में भी मिलेगा और आपका नाहरलगन में भी मिलेगा। ईटानगर में आपको चंद्रा नगर में मिलेगा, नाहरलगन में आपको जी एक्सटेंशन पे मिलेगा। अगर ऑफलाइन किसी को क्लास चाहिए जो आसपास है, तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास बिल्कुल कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। थैंक यू।